बच्चे लास्ट टाइम हमने ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मेन उसके अंदर जो हमने कंसेप्ट समझा था वो क्या था? पहला फ्लक्स। फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, 5 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमने एक चीज देखी थी कि अगर कभी भी किसी कंडक्टर के साथ लिंक्ड फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। हम किसी तरह की कोई पोटेंशियल डिफरेंस, किसी तरीके का कोई बैटरी का सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं यहां पे। एक सर्टेन कंडक्टर के लिए मैं सिंपल एक काम कर रहा हूं कि अगर मेरे पास यहां लेट अस अज्यूम कोई सोलेनॉइड है या कोई कॉइल है और इसके थ्रू मैंने यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर मैं इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, दैट इज फ्लक्स चेंज करूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट रखता हूं जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है मान लेते हैं, तो ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास यहां आ रही थी, अगर अब मैं मैग्नेट को क्लोज लाऊंगा तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगे, लिंकेज कम होगी। तो चाहे मैं उसको क्लोज लाऊं चाहे मैं उसको दूर लाऊं, लेकिन फ्लक्स में चेंजेस आ रहा था, और जितना फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल के साथ समझा था, जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर थोड़े बहुत जितना हो पाया था अपने से। इसके अंदर हमने बात करी थी कि जो ईएमएफ जनरेटेड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। और इसका हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या कहा था कि -n d∅dt लिख दिया था, where n represents a number of turns and negative sign indicate that the induced EMF is always in the opposite direction of change. Induced current या induced EMF किस तरीके से होगी? वो हमेशा जिस कारण की वजह से वो पैदा हो रही है उस कारण के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका सीधा सा जो तरीका है, मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था तुम्हें बोला था क्या है ये, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का फैक्टर क्या होता है? इनर्शिया बेसिकली है क्या? जो न्यूटन ने हमें बताया था उसके अंदर इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन। ये था इनर्शिया। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ करंट या इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है कि भाई उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस नहीं चाहिए, ना वो बढ़ाना पसंद है उसे, ना वो घटाना पसंद है। अगर इसके अंदर फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगी तो ये कोशिश करेगा कि ना बढ़े, और ना बढ़ाने के लिए क्या करेगा? उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा ताकि नेट इफेक्ट कैंसिल हो। उस चेंज को काउंटर करने के लिए अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो उसे चाहिए कि घटे ना, तो इसीलिए उसको सपोर्ट करने के लिए जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट वापस ईएमएफ को, सेम फ्लक्स को बनाए रखने के लिए वो अपने साथ अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेता है। बात समझ में आई ये वाली? अगर मैं इसका बहुत एक सिंपल और सरल एग्जांपल दूं इसके अंदर, तो देखो जब नॉर्थ पोल इसके क्लोज आएगा तो इस कॉइल को चाहिए कि नॉर्थ पोल क्लोज ना आए, उसे नहीं चाहिए कि नॉर्थ ज्यादा नजदीक आए, तो वो क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स कैसे होगी? जब इसके साथ वाला जो ये एंड है ये भी नॉर्थ पोल बन जाए, और अगर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो इसको रिपल्शन मिलेगी कि नहीं? और ये उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ पोल जनरेट कैसे करेगा? अपने अंदर से करंट भेज के, क्योंकि अगर करंट भेजेगा तो हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पर नॉर्थ या साउथ पोल बन सकता है। सिमिलरली अगर ये नॉर्थ अब दूर जा रहा होता, लेट अस अज्यूम इस मैग्नेट को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कराता हूं तो ये नॉर्थ दूर जा रहा है। अब इस कॉइल को क्या चाहिए कि भाई ये नॉर्थ दूर ना जाए, यहीं रुका रहे, तो वो क्या करेगा? यहां साउथ पोल बनाएगा ताकि उसे अट्रैक्टिव फोर्स दे सके। ये बात समझ में आई है? तो हमेशा जो इंड्यूस्ड करंट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। क्लियर है बच्चा? ये हमने जो अभी बात करी है n इज इक्वल टू d∅dt, EMF इज इक्वल टू n d∅dt, ये फैराडे लॉ था। और जो नेगेटिव साइन वाला जो इंडिकेशन था, जो डायरेक्शन बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? लेंस लॉ। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। देन अब हमारे पास आता है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है?
देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता है सबको, ईएमएफ, जो कि सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अपने को पता है ये वाला। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस ये था कि दो टर्मिनल्स के अप्लाई होने की वजह से बैटरी के यहां पर एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, यही था। या इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ईएमएफ क्या था? ईएमएफ भी सेम था कि वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन सर्किट अभी ओपन है, करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच कैन बी अप्लाइड बाय अ बैटरी इन द सर्किट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब क्या हुआ? अब मोशनल का लॉजिक समझना। अब मैं यहां क्या बात कर रहा हूं बच्चा, अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं सोलेनोइड हाथ में रख लेता हूं और लेट अस अज्यूम, मान लेना एक बारी, मैं मैग्नेट नहीं उठा रहा हूं, सिंपल सोलेनोइड ये सेल है, लेकिन इसको मैग्नेट की तरह अज्यूम करना सिर्फ। अभी अगर ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी, दूर जाएगा तो फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी। अब क्या जरूरी है कि मैग्नेट ही मूव करे? अगर कॉइल मूव करेगी तो भी तो सेम ही काम हो रहा है। देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं? देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन में क्या हो रहा है, कोई भी एक चीज अपनी ओरिएंटेशन, स्ट्रेंथ या पोजीशन चेंज करेगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास कॉइल या सोलेनॉइड या कंडक्टर के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा कि नहीं? एंड विद दैट सर्टेन चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या बना रहा हूं, लेट अस अज्यूम ये पूरे कमरे के अंदर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, बिल्कुल ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल से इधर से निकल के आते हुए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, या छोड़ो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है मान लो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से फेंक देता हूं। जब तक ये स्टेशनरी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे मूव किया, फेंका, तो इसके और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में कोई मोशन क्रिएट हुआ कि नहीं? विद दैट मूवमेंट देयर इज सर्टेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। हुआ क्या? कुछ फर्क नहीं है, सेम ही बात हुई कि मैं मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल को मूव कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज अगर चेंज होगी मोशन की वजह से, तो जो ईएमएफ जनरेट होगी उसको मैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकता हूं कि नहीं? बात समझ में आ गई है सबको? अब इसके अंदर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और जरा देखो ओवरव्यू पता चल गया बच्चे हम कर क्या रहे हैं। When a conducting rod is moved through a constant magnetic field, an EMF is induced in the rod. This is called motional electromotive force. अब वो रॉड बोलो, कंडक्टर बोलो, कॉइल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो कंडक्टिंग रॉड हमने यहां ली है, जिसको अगर मैं मूव करूंगा तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने क्या माना है, अ मेटल रॉड PQ ऑफ लेंथ L being moved with a velocity V to the left in a uniform magnetic field B directed into the plane of the paper। अब यहां बोला क्या गया है, एक काम करते हैं, पहले इस सर्किट को, यहां जो दिख रहा है ये सर्किट को समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं उसको बोर्ड पे ड्रॉ करके साथ के साथ बताता भी चलता हूं। देखो यहां हम कर क्या रहे हैं, उस वाले पे ध्यान मत देना, अभी सिर्फ इस पे देखो। यहां एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है, और ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इसके साथ ये रॉड है, ये जो PQ है ये एक मेटालिक रॉड है, और ये रॉड मूवेबल है। ये पूरा सर्किट नहीं मूव कर रहा, मैं इससे सिर्फ रॉड को मूव करूंगा इधर। अगर ये रॉड मूव करेगी तो इसके अंदर करंट पैदा होगी, होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। विद द मूवमेंट ऑफ रॉड देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द रॉड व्हिच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, व्हिच लीड्स टू जनरेशन ऑफ ईएमएफ। तो जो जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब वो फ्लो यहां से यहां जाके बल्ब के थ्रू होते हुए आएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं? सिंपल जनरेटर का प्रिंसिपल, बात समझ में आई? जनरेटर में भी तो यही है ना। जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड और उसके कॉइल के बीच में, और वो मोशन की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ रहा है उसकी वजह से करंट जनरेट हो रही है। सेम काम है, बस यहाँ तरीका हमने क्या किया कि लीनियर मूवमेंट हो रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है हम करने के वाले। अब इसके अंदर एक बार चीज समझना, और स्टार्ट करें एक बार, ठीक है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं पता है सबको? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है बच्चे? इनसाइड।
है ना, इनसाइड दी बोर्ड। अब इसके अंदर हमारे पास मैंने एक रॉड रखी थी जिसको मैं मूव कर रहा हूं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तुम्हें कि रॉड कनेक्टेड किस तरीके थी सर्किट के साथ। तो मैं सर्किट पूरा नहीं बना रहा, मेन मकसद हमारा रॉड का, ये सर्किट का सिर्फ यही काम है, इलेक्ट्रॉन्स को भेज के यहां बल्ब को ग्लो कराना। डन। लेकिन अब हो क्या रहा है, देखो, अगर मेरे पास ये जो रॉड है पी क्यू, जिसका नाम हमने रखा हुआ है, इसकी लेंथ मान लो एल लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली है कि ये एल लेंथ का एक मेटालिक कंडक्टर है। अब अगर एल लेंथ का मेटालिक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो दुनिया की हर चीज में, ये मेटालिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, हर किसी में ही होते हैं। अब ये जो है, अगर मैं इसे मूव करूंगा, मैं इसे कहां को मूव कर रहा हूं, मैं इसे ला रहा हूं इधर को, इधर को ला रहा हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाएगा तो उन पे फोर्स आएगी कि नहीं, याद है मैग्नेटाइजेशन वाले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स आएगी, है ना। तो वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे मिलती थी, लेफ्ट हैंड रूल से, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से थी, पक्का राइट हैंड रूल से थी। क्योंकि लेफ्ट हैंड ने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड ने बोला था इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट ऑब्जर्व सम फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर, वहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था तो उस पर फोर्स आई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चा, मेरे पास कंडक्टर में करंट नहीं है, मैं फोर्स खुद लगा रहा हूं, मैं इसको खुद मूव कर रहा हूं। अगर खुद मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर जाएगा। ये बात समझ रहे हो। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल, इनका डिफरेंस कैसे याद रखोगे, सुनो। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए लगता है, मोटर के लिए। मोटर में क्या होता है, करंट देते हैं, मोटर पे फोर्स लगती है और वो घूम जाती है। जनरेटर, फोर्स लगाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है। उल्टे हाथ का रूल मोटर बनाएगा, सीधे हाथ का रूल जनरेटर बनाएगा। समझ में आई है, जहां करंट जनरेट हो रही है सीधा काम हो रहा है, सीधे हाथ का रूल। जहां मोटर चल रही है, बिजली वेस्ट हो रही है, उल्टा काम हो रहा है, उल्टे हाथ का रूल। बाकी अपना अपना तरीका, जिसको जैसे याद रखना है रख लेना। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर, लेफ्ट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। क्लियर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड इज रूल यूज्ड। और अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, अब वो कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी वो ये आएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसके अंदर एक बार समझो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है कि नहीं। और मैं इस कंडक्टर को मूव कहां कर रहा हूं, इधर। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ दिस कंडक्टर। तो इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट। तो करंट कहां जनरेट हुई, नीचे की साइड हुई कि नहीं। तो यानी कि इसके अंदर करंट नीचे की साइड आ जाएगी। किसी को परेशानी इसमें, हाँ जी बच्चा, ये पता चला है सबको, पक्का। तो इस तरीके से अगर मैं इसे मूव करूंगा तो इसके अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। या मैं करंट का फ्लो ना कहूं, मैं ये कहूं कि एक चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट शुरू हो जाएगी कि नहीं। करंट का फ्लो चलो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये हमें क्या दे रहा है बेसिकली, जब मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा हूं, तो उस पर लगने वाली, अगर मैं इधर को चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा हूं तो उसका मूवमेंट इधर को आ रहा है, उस पर नेट फोर्स इधर को मतलब बेसिकली डायरेक्शन उसकी इस साइड आ जाएगी। ये पता चला है सबको, पक्का। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत। अब इसी के ऊपर एक बात बताओ जरा, जब हम मूव करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगती थी, लॉरेंस फोर्स। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चा, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, QVB, याद है। अब यहां पे Q क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होंगे, होंगे कि नहीं। चार्ज पार्टिकल वही है ना, इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन साथ में मूव हो रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो यहां से वो यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां आते हुए मतलब कुछ वर्क डन किया होगा उन्होंने, है ना, कोई वर्क डन हो रहा होगा उनके ऊपर। QVB is the force on electron, that is Lorentz force, and work done in moving the charge from P to Q। यहां से P से Q तक अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को, या फ्रॉम Q to P चार्ज पार्टिकल को अगर मुझे मूव कराना है तो मेरा वर्क डन कितना होगा,
वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है F, डिस्प्लेसमेंट कितनी लगेगी QP। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? अब जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या है, QVB। किसी को इसमें परेशानी है बच्चा? पक्का पक्का समझ में आ रही है ना? तो ये फोर्स QVB इंटू QP लिख सकता हूं मैं। QP की वैल्यू क्या है L, Q को मैं E लिख लूं, VB टाइम्स L। किसी को इसमें परेशानी? ये हमारे पास क्या निकल गया, टोटल वर्क डन। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इस एंड से मैक्स टू मैक्स इस एंड तक आ सकता है ना? यही हुआ, दो एंड्स हैं हमारे पास रॉड के, उसी के अंदर मूवमेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो ये अब हमारे पास जो वर्क डन आ गया है, मुझे अगर पोटेंशियल निकालनी है जो कि ईएमएफ के इक्वल होगी, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। तो मैं EVBL/E डाल दूंगा तो BLV आंसर आया कि नहीं? बात समझ में आई है? अब ये V क्या है बच्चा, ये V जो है ये वेलोसिटी है, पता है ना? और ये कैपिटल V जो हमारे पास है ये क्या है, पोटेंशियल, है ना? किसी को दिक्कत? या मैं एक काम करता हूं, इसको अगर EMF लिखना है तो EMF ही लिख लो, सीधा ही रह जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत बच्चे इसमें? बात समझ में आ गई? सिंपल है। तो ये जो हमारे पास है E = BLV, ये हमारे पास मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई है। डन है। अब इसके साथ अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E/R। तो BLV/R आ गया। डन है, ये मेरे पास करंट की वैल्यू निकल के आ गई। सिंपल है बच्चे, किसी को दिक्कत है इस वाले में? डन। अब मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब कहानी क्या आ रही है बच्चा, केसेस बना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मुझे पता चल गया कि अगर मैं रॉड को किसी भी कंडक्टर को बेसिकली मूव करूंगा, उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगी। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लो अगर मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करने को कहूं कि हम खुद करके देख लेते हैं। अगर हम एक साइकिल को यहां पर खड़ा करते हैं, साइकिल के टायर के अंदर ना जो स्पोक्स हैं सारी स्पोक्स निकल जाए, सिर्फ एक स्पोक कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और उसका जो रिम है, लेट अस अज्यूम वो अगर इंसुलेटर होता है या कंडक्टर भी हो तो कोई पंगा नहीं है। अब हमें कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाना है कि अगर साइकिल के स्पोक को इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक साइकिल का टायर है, उसके अंदर बाकी स्पोक्स नहीं है, सिर्फ एक मोटी सी रॉड लगा लेते हैं, ये जैसे हमारे पास क्या होता है अलॉयज होते हैं जैसे, और ये कंडक्टिंग है। और मैंने इसको कहां रख दिया, यहां जैसे साइकिल का टायर है, मैंने यहां और यहां बहुत बड़े से दो मैग्नेट्स रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पे। अब मैं अगर उस टायर को घुमाना शुरू करूंगा तो ये जो रॉड है वो कॉन्टिन्यूअसली उसके साथ लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी कि नहीं? तो उसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। अगर मैं इस एंड पे कोई ब्रश लगा के, कार्बन ब्रश, और ये जो कंडक्टिंग वाला पार्ट था, जो रिम वाला पार्ट था, और ये उसके साथ अगर घूम रहा होता, स्लाइड हो रहा होता लेट अस अज्यूम, तो मैं इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट करके उसकी आउटपुट निकाल सकता हूं। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे थोड़े बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे तुम्हारी मेहनत लगेगी, मतलब ब्रशेस फिट करना एंड ऑल ये वाला पार्ट, लेकिन आराम से बनाया जा सकता है इसे, है कि नहीं? सिंपल जनरेटर बन गया। हम क्या बात कर रहे हैं, एक रॉड को अब मैंने घुमाना शुरू कर दिया, रेदर देन कि मैं लीनियर मोशन में आ रहा हो, तो मोशनल ईएमएफ ही रहा है, हो क्या रहा है ना? मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके अंदर। हम कर क्या रहे हैं, ये देखो बच्चा, मैंने क्या मान लिया, यहां पे हमने मान लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक रॉड रखी हुई है, और जो अब ऐसे करके घूमेगी, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो ये कितने एंगल पे घूम रही है, ये घूम रही है डी थीटा एंगल, बेसिकली थीटा एंगल अभी है तो डी थीटा लेट अस अज्यूम कवर करेगी स्मॉल वर्क डन में, यही रहेगा। अब लेट अस अज्यूम इट इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सॉर्टेड है। एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड, एरिया स्वेप्ट क्या हुआ, जब यहां से वो यहां तक पहुंची है तो हमारे पास जो टोटल एरिया स्वेप्ट है वो ये सारा आया कि नहीं, है ना? ये वाला बात समझ पता चल गया बच्चा? जब रॉड यहां से यहां गई है तो जो बेसिकली ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया स्वीप किया उसने यहां से यहां जाते हुए। अब एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल थीटा। ये कहां से आया, एरिया स्वेप्ट का कोई फॉर्मूला है ऐसा? वैसे तो देखो हमारे पास है फॉर्मूला, क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर याद है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, था कि नहीं?
अब हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अगर लगाओगे तो उसमें एल और बाकी और चीजों का यूसेज नहीं है ना। इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एरिया ऑफ, मैं किसकी टर्म्स में लेके आ रहा हूं, रेडियस के टर्म्स में। अब अगर मान लो मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह अज्यूम कर लूं कि बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई और उस तरीके से मैं बातें करूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होएगा। ये जो लेंथ की आर्क ऑफ लेंथ है, बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क है, ये आर्क ऑफ लेंथ एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री वाले की तरह, अगर देखो इसको मैं बताता हूं अज्यूम कैसे कर सकते हैं। अगर यहां पे ऐसे था और ये बहुत छोटा सा एंगल अगर इसने कवर किया होता, तो ध्यान से देखो ये ऑलमोस्ट राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, है ना। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है ये ऑलमोस्ट इस राइट एंगल के परपेंडिकुलर के बराबर बन रहा है, और ये जो है ये हमारा रेडियस है कि नहीं। तो मेरे को अगर इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लिख सकता था कि नहीं। अगर ये स्मॉल ट्रायंगल की तरह मैं करके छोटे छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक करके करता, ये हो जाता कि नहीं। समझ रहे हो ये वाली बात अक्षत, पक्का पता चल रहा है। अब एक बात बताओ, आर जो है लेट अस अज्यूम वो एल है, क्योंकि हमने रॉड की लेंथ एल मानी हुई है, तो आर को मैंने एल लिख लिया। अब ये जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, या एल इज लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर तो हमारा एल था, लेंथ ऑफ आर्क को मैं एक काम करता है ऐसे आर्क लिख लेता हूं अभी, एल थीटा बना कि नहीं। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें क्या बनेगा, इसकी वैल्यू आई है एल इंटू थीटा, रेडियस हमारे पास आया है एल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बना, हाफ इंटू बेस इंटू एल थीटा बना कि नहीं, जो कि बनेगा हाफ एल स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, गोविंद बच्चा, गोविंद पता चला है, हाँ या ना, नहीं पता चला, फिर से देखो। जिसको नहीं पता चला बच्चा एक बार देखना मैं क्या बता रहा हूं। हमारे पास मान लेते हैं ये एक सर्कल के अंदर, जब ये रॉड ये है जिसकी लेंथ कितनी है एल, यहां से बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करिए ये वाला, तो ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये बेसिकली जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। मैं इसको किसी बहुत छोटे एंगल के लिए, जो कि छोटा एंगल थीटा, इसके लिए इसको राइट एंगल की तरह ट्रीट कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं। अब इसका जो वैल्यू निकलेगी, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। ये समझ में आ गया बच्चा। तो इसके अंदर हम करके आ रहे हैं, अगर मैं यहां पर छोटे से एंगल के लिए ये साइड की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट एक परपेंडिकुलर की तरह बन रहा है अपने पास। तो यहां पर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, आर्क जो बन रहा था यही परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा इंटू रेडियस। अपने इस केस में रेडियस किसके बराबर है, लेंथ ऑफ रॉड के बराबर। तो मैं यहां से आर्क की वैल्यू थीटा इंटू एल लिख सकता हूं कि नहीं। तो इस ट्रायंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज थीटा एल। तो हाफ एल स्क्वायर थीटा, ये एरिया आया कि नहीं, पता चला कहां से आया था। तो ये जो हमारे पास अब ये एरिया निकला है, ये पता चल गया बच्चे सबको, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स हमारे पास था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, या फॉर्मूला क्या था उसका, बी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहां थीटा कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर जो इस एरिया का वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैसे होगा, अगर एक सर्कल ऐसे है तो उसका एरिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री, 0 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू डाल दूं, ए की वैल्यू क्या आई, हाफ एल स्क्वायर थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1, किसी को दिक्कत। तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई है ये। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास फाई की वैल्यू ये आ गई है, मुझे क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था फैराडे लॉ के अकॉर्डिंगली, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या एन नंबर ऑफ टर्न्स को अगर मैं बाद में लगा दूं, क्योंकि यहां अगर एक ही टर्न में अज्यूम करके चलूं तो सीधा डी फाई बाई डी टी निकालना है कि नहीं। तो मेरे पास जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो ईएमएफ आ जाएगी।
है ना, डी फाइव बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डेरिवेटिव करो। तो जब डेरिवेटिव करेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी में डी बाई डी टी ऑफ बी बाई टू एल स्क्वायर थीटा, बना कि नहीं है। अब एक और चीज ये पता चल गया ना सबको ये, अब यहां पर बी एल स्क्वायर बाई टू ये तो सारा कांस्टेंट है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, सिर्फ वेरिएबल क्या इकलौती चीज थीटा, तो ये डी थीटा बाई डी टी रह गया कि नहीं। और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू, ये हमें मिल गया। किसी को दिक्कत, फॉर्मूला लिख लेना, ये क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी तरीके से अगर फ्रेम करके दिया जाएगा तो ध्यान रखना इसे, जहां पे भी रोटेशनल मोशन लग रहा होगा, जहां पे ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, वहां ये फॉर्मूला लग जाएगा। सॉर्टेड है बच्चा, किसी को दिक्कत। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सर्कुलर कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं क्या करा रहा हूं बच्चा, सर्कुलर कॉइल रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, किसी के पास कड़ा है देना बच्चा। अगर हमारे पास मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बच्चा, एक सर्कुलर कॉइल है और यहां आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं उसमें इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अगर ये इस तरीके से घूमेगा तो कॉन्टिन्यूअसली इसके साथ फ्लक्स लिंकेज चेंज होगी कि नहीं, है ना। तो अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल को रोटेट कर रहा हूं उसके एक्सेस, कौन सा एक्सेस, ये वाला नहीं, इस तरीके से, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इसे, तो उसके अंदर जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा। फ्लक्स लिंकेज में जो चेंज आएगा उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सेम कहानी बिल्कुल। Let us consider a circular ring coil of radius r rotating in a horizontal magnetic field along its vertical diameter, and it is n is number of turns, b magnetic field which is in horizontal direction, omega angular speed जिसकी यूनिट पर सेकंड होती है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जिसे कहते हैं, और E आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड R है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। किसी को इसमें दिक्कत, विजुअलाइज कर पा रहे हो जो मैं बता रहा था, पता चल रहा है बच्चे सबको क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या रहेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होता है। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया व्हिच इज पाई आर स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ये सब कहां से आया, अभी हमने रोटेशनल ईएमएफ के अंदर ऊपर एक फॉर्मूला निकाला था कि नहीं, है बी एल स्क्वायर ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ। अगर मैं किसी कॉइल को रोटेट करूंगा, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी, जितनी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगी उतना फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा जितना घूमेगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगी उतनी फ्लक्स लिंकेज ज्यादा, उतना ही चेंज ज्यादा, है कि नहीं। और जितना तेजी से घूमेगा, जितना ओमेगा ज्यादा होगा उतना डी फाइव बाई डी टी ज्यादा होगा, जितना डी फाइव बाई डी टी ज्यादा होगा उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को हमने कंबाइन करके यहां पे लिखा है, डन है। इस फैक्टर में एक नया फैक्टर एक क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया। अब ये जितना बड़ा होगा उतना फ्लक्स लिंकेज ज्यादा भारी होगी। छोटा कॉइल होता तो छोटी जगह के अंदर फ्लक्स लिंक होता, ज्यादा बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है तो ज्यादा फ्लक्स लिंकेज कवर कर रहा है, तो जितना फ्लक्स लिंकेज ज्यादा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा, जितना फ्लक्स में चेंज ज्यादा उतना ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा। सिंपल बात है, कंबाइन कर दें सबको, सबको हमने इकट्ठा करके लिख लिया तो हमारे पास ई नॉट क्या आ गया बच्चा, एन ए बी ओमेगा, डन है। ई नॉट इज इक्वल टू एन, ए की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख लिया, बी ओमेगा वोल्ट, और करंट निकालना है तो क्या आएगा, ई नॉट बाय आर, और पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट आई नॉट बाय आर। क्लियर बात है, ये पावर का तो फॉर्मूला यही था ना, वी आई बाय आर, तो वो वी ई नॉट आई नॉट बाय आर आ गया हमारे पास। डिसिपेटेड मतलब जितनी इसके अंदर हीट जनरेट हुई होगी, जो इसने रिलीज करी होगी, फिर वेस्ट, हाँ वही ऑब्वियसली। अगर एक, मैं बोल रहा हूँ कॉइल को अगर जो घुमाओगे उसके अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर से करंट का फ्लो घूम रहा है तो वहां पे हीट जनरेट हो ही रही होगी, तो उसने पावर रिलीज करी होगी, दैट इज पावर डिसिपेटेड, ठीक है। और एक बात देखना बच्चा, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर द फुल साइकिल इज ऑलवेज 0। अब ये क्या हो गया, अभी मैंने कहा ईएमएफ जनरेट होगी, करंट का फ्लो होगा, फिर एवरेज वैल्यू 0 क्यों। अब इसके अंदर बात आती है, जब ये रोटेट करेगा
जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहां पर लेट अस अज्यूम इसमें क्लॉकवाइज करंट आ रही है, लेकिन अब ये 180 डिग्री के एंगल पे आ गया। अब ये वाला हिस्सा जो इधर था वो इधर को रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन बदल गई है इसकी। पहले ये कहां जा रहा था, इस वाले हिस्से पे ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है मेरे इस तरफ वाला, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड लेट अस अज्यूम इधर थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट साइड में जा रहा था, और अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड के सेम साइड में जाएगा। तो एक बार करंट ऑपोजिट साइड और फिर एक बार करंट ऑपोजिट साइड आई कि नहीं, एसी की तरह जनरेट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, एवरेज वैल्यू क्या हुई ओवर द एंटायर सर्कल, जीरो। डन है। तो ये एवरेज वैल्यू जो रहती है ईएमएफ इंड्यूस की वो जीरो रहेगी। इसी के बेसिस पे बचे कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, देखो, इट इज द मैकेनिकल वर्क डन in moving the magnet with respect to coil that changes into electrical energy producing induced current। अब ये क्या बात हुई, लेंज लॉ ने बोला था इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो हमेशा जो कारण है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके खिलाफ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ एक साथ में मैंने वर्ड जोड़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या, मैंने कहा भाई कॉइल को घुमा दो और बिजली बन जाएगी। बिजली कैसे बन जाएगी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी अपने आप नहीं बन सकती until और unless there is certain form of energy which has to be converted into some new form। तो मैं वर्क डन कर तो रहा हूं, मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूं ना, तो मेरे द्वारा किया गया काम इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या ये कहो जनरेट हो रही है उसके अंदर। बात समझ में आई है ये? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट, तो रिलेटिव मोशन कराना तो हमें पड़ रहा है ना, वी हैव टू प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी व्हिच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। डन है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये मैंने अभी वैसे थोड़ी देर पहले बताया था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर क्या होता है, थंब, इंडेक्स फिंगर और ये हमारे पास क्या आ गई है जो मिडिल फिंगर, इसके अंदर हम वैसे याद कर रखते हैं एफबीआई, है ना। एफबीआई में क्या होता है, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड सी करंट, ठीक है। एफबीआई क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। फोर्स, बी से मैग्नेटिक फील्ड, आई से करंट आ गई, या फादर मदर चाइल्ड, वो जिसको जैसे याद रखना, दोनों में यही रहेगा, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है। फर्क सिर्फ इतना क्या होता है, लेफ्ट हैंड वाले में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, नहीं बेसिकली फोर्स नहीं, सॉरी, लेफ्ट हैंड वाले में करंट अप्लाई करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स प्रोड्यूस होती है। राइट हैंड में क्या है, मैं फोर्स खुद अप्लाई करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो करंट जनरेट होती है। समझ में आई ये बात? तो राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमारे पास क्या बता रहा होता है कि ये जो मिडिल फिंगर होती है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्लियर है ये? अब हमारे पास बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बात करी थी, अगर एक कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूंगा तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा तो वहां पे पावर डिसिपेट भी होगी, और वो पावर डिसिपेटेड का नेट फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, वी आई बाई आर। वी की जगह ई लिख लिया था, आई की जगह आई लिख लिया था, और आर में आर लिखा था। तो उसी को अब हम एक बार डिराइव करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूव विद अ वेलोसिटी वी इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशनल ईएमएफ कितना आया था, बीएलवी। ध्यान से देखोगे तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही जो पीछे पीछे के टॉपिक है उन सबको कंपाइल करके पावर के फॉर्मूला में डाल देंगे। बीएलवी हमारे पास ईएमएफ जनरेट हुआ था। लेट अस अज्यूम स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जो हमारे पास लूप है जो रोटेट कर रहा है उसके अंदर कंडक्टर है। करंट का फॉर्मूला ई बाय आर, बीएलवी बाय आर। डन है। फोर्स ऑन द कंडक्टर बीआईएल, बी टाइम्स आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर आ गया कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। ये लेंस लॉ की वजह से हो गया, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रही होगी। अब पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर विद वेलोसिटी v, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितनी थी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, है ना। यही हमारे पास फोर्स आई थी कि नहीं, अभी फोर्स ऑन द कंडक्टर जो हमने निकाली है उसकी वैल्यू आई है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। इसको अगर मैं वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर आया कि नहीं। ये जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर
इन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसका मैं फिर वही कि अगर एक एग्जांपल करके दिखाऊं भी तुम्हें, एक सिंपल है, नेक्स्ट टाइम हम ये प्रैक्टिकल करेंगे भी। एक मेटालिक रॉड के अंदर से अगर हम एक मैग्नेट को रिलीज करते हैं तो ये गिर जाना चाहिए, वो उतना नहीं गिरता, वो स्लो डाउन होकर गिरता है। उसमें एडी करंट का भी रोल आता है, लेकिन अदरवाइज भी जब कोई चेंज हो रहा होता है तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करके गिरना पड़ता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स उस पर प्रोड्यूस हो रही होती है। जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो दिख भी जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मेन कहानी क्या है यहाँ पे कि अगर मैं किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हूं तो उतना स्मूथली मूव नहीं करेगा जितना नॉर्मल हवा में मूव कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, और वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा उस मोशन को अपोज करेगा, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा मोशन के लिए। समझ में आ रही है ये बात? तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दैट कंडक्टर इन सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट एक्स्ट्रा पावर इज गिवन बाय फोर्स इनटू वेलोसिटी। उसके हमने वैल्यू डाली तो b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r आया कि नहीं? अब पावर का फॉर्मूला तो i स्क्वायर r भी होता है, पता है पावर का फॉर्मूला? तो पावर इज इक्वल टू i स्क्वायर r इज इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। रीअरेंज करा या फिर सीधा है हमारे पास ये जो फाइनल रिजल्ट है ये हमें मिल गया, कोई दिक्कत। हीट जनरेटेड और हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ये क्या हुआ? b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r, क्योंकि हीट जनरेटेड पर सेकेंड क्या होता है? पावर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, किसी को दिक्कत है इसमें? डन है। अब आता है बच्चा एडी करंट और फुकाल्ट करंट। देखो एडी करंट क्या होता है? एडी करंट वैसे तुम्हारे फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एक लाइन है, करते हैं समझते हैं। एडी करंट कुछ और नहीं है, सेम यही जो हो रहा है जो एक बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर अगर होगा। अभी तक मैंने क्या कहा, एक कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, एक कॉइल है वो मूव कर रहा है। अब इसकी जगह मान लो ये कि बहुत बड़ा सा मेटल का टुकड़ा है और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करूंगा तो इसके अंदर भी करंट जनरेट होगी। जब बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर अगर ईएमएफ जनरेट होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? एडी करंट। समझ में आई है? तो कोई फिनोमिना अलग नहीं है, सिर्फ यहां फर्क क्या आता है, एडी करंट आर द करंट induced in the bulk piece of conductors when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes। समझ में आया? तो नॉर्मल करंट ही है, लेकिन बल्क पीस ऑफ मेटल के अंदर हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने, एडी करंट। क्लियर है? ये पता है एडी करंट इससे पहले मैंने कहां बोला था तुम्हें कि आता है? इंडक्शन में नहीं, उसके अलावा और मैंने बोला था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। याद है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक जगह थी जहां पर हमने कॉइल को लपेटा हुआ था उस फ्रेम के ऊपर, जो सिलेंड्रिकल बीच में मोटा सा फ्रेम था। वो मेटालिक फ्रेम हमने क्यों रखा था? उस मेटालिक फ्रेम को इसीलिए रखा था ताकि वो डैम्पिंग इफेक्ट दे सके। याद है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, अगर मैं करंट लगाऊंगा, जैसे ही उसके अंदर से कोई सर्किट के अंदर से करंट आएगी तो कॉइल फटाफट मूव करना शुरू कर देगी। अब अगर वो मूव करेगी, स्प्रिंग उसे वापस लाएगी, करंट उसे उधर लेके जा रही है, स्प्रिंग वापस ला रही है, तो फिर हिलता ही रहेगा। हमें एग्जैक्ट रीडिंग तक नहीं पहुंचा पा रहा है। मुझे क्या चाहिए, वो जाए और रुक जाए, ये बार बार फ्लक्चुएशन ना हो। समझ रहे हो ना? एक सर्टेन रीडिंग तभी अच्छी रहेगी अगर वो डैम्प हो जाए मोशन। तो उस डैम्पिंग के लिए पता क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर का काम क्या था, गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम छोड़ो, मेन उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी, यहां पे क्या थे? मैग्नेट्स, बीच में थी कॉइल, यही था ना। अब उस कॉइल के अंदर से करंट जा रही है तो करंट कैरिंग कॉइल अगर जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उसके अंदर टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर रहा है। अब मैंने उसको किसके अंदर लगा दिया? साथ में मैंने लगा दिया एक बल्क मेटल पीस के साथ में कनेक्ट कर दिया उसे। अब बल्क मेटल पीस अगर हिलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, उसके अंदर एडी करंट्स आएंगे, और एडी करंट की वजह से अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा मूव करने के लिए। तो वो बल्क पीस के अंदर इतना ज्यादा अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है कि वो उसको मूव ही नहीं करने देगा। तो जैसे ही हिला ना, वो फ्लक्चुएट नहीं करने देगा, एक बार हिला वहीं रोक दिया, वो बार बार की वाइब्रेशंस को बंद कर देता है, वो डैम्पिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है बच्चा सेल्फ इंडक्शन। फिर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन बहुत आसान। सेल्फ इंडक्शन नाम से समझ में आ रहा है? किसी को अभी तक इंडक्शन समझ में आया? हाँ जी, इंडक्शन समझ में आया। पूरा चैप्टर इंडक्शन था, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था। क्या था? इस कॉइल के अंदर चेंज लाओ, पड़ोसी कॉइल के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। इसके अंदर फ्लक्स लिंकेज, इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर से करंट का फ्लो बदल दो, इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, दूसरा पार्ट खत्म, सिर्फ ये है।
अगर इसी के अंदर जाने वाली करंट में चेंज आएगा तो ही इसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आई ये बात? एग्जैक्टली कैसा है कि अगर एक कॉइल है, इसके अंदर से करंट है, अगर ये करंट जाएगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जाएगी। वो बेशक इसी के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन लिंक्ड तो इसके साथ भी है। अब अगर वो करंट में चेंज आए तो इसके अंदर खुद उस चेंजिंग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा कि नहीं? तो उस ईएमएफ इंड्यूस, उस इंडक्शन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था? एक दूसरे की वजह से इसके अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा था। सेल्फ इंडक्शन में क्या है कि यहां पर एक ही कॉइल, उसी के अंदर से वेरिएबल करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसी कॉइल के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। किसी को दिक्कत? दिस इज सेल्फ इंडक्शन। और शुरू करें। देखो, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which the coil opposes any change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF in itself। और ये क्या हो गया? inertia of electricity। हुआ कि नहीं? ये अपने अंदर होने वाले किसी चेंज को नहीं चाहता, वो उस चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा? एक EMF इंड्यूस कर लेगा। क्लियर है बच्चा? I is the strength of the current flowing through a coil at any time, phi the amount of magnetic flux linked with all the turns in the coil, phi is directly proportional to current। ये हमें पता है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने L लगा दिया। L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इफ I इज इक्वल टू 1 तो phi की वैल्यू L के इक्वल हो गई। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल in which 1 ampere current is flowing। यही हुआ ना? अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो जो फ्लक्स लिंकेज है वो सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगा कि नहीं? तो मैं डिफाइन कर सकता हूं उस तरीके से भी। अब मुझे एक और पता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो तो माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। तो माइनस डी बाई डी टी एल आई लिख लूं, फाई की जगह एल आई यूज कर सकते हैं। एल जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, एल डी आई बाई डी टी आ गया। हाँ जी, माइनस एल डी आई बाई डी टी आया कि नहीं? चेंजिंग करंट थी, तो डी आई बाई डी टी अगर 1 हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड एल के इक्वल हो गया। एक और डेफिनेशन मिल गई हमें। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1। समझ में आई ये बात? और इसकी वैसे यूनिट क्या होती है बच्चा? हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेक बाय एम्पियर। और घुमा फिरा के अगर देखोगे तो ये वापस से जो हमारे पास पहुंचेगी एल की वैल्यू, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू तक ही पहुंचेगी। वो मैं आगे बता दूंगा, अभी आगे पता चल जाएगा। तुम अगर वैसे भी देखो, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर। आई को मैं V बाई आर लिख लूँ, V से V कटेगा, R ऊपर जाएगा तो बनेगा कि नहीं? है ना? और करंट को मैं चार्ज बाई टाइम, मतलब घुमा फिरा के अगर मैं आगे दिखाता हूं तुम्हें, ये सेम बेसिकली इंडक्टेंस होगा। ये वर्ड कहां से आएगा ये आगे तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे अभी सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस कॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस एक इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? इंडक्टर होता क्या है? इंडक्टर कुछ नहीं है, कॉइल को कहते हैं। सिंपल तार है, गोल गोल लपेटा हुआ है बहुत ज्यादा बार, यही सोलेनॉइड है जो एक तरह से ये हमारे पास इंडक्टर का काम कर सकता है। तो जो इंडक्टर होगा उसके अंदर से अगर जो फ्लक्चुएटिंग करंट जाएगी तो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो जो प्रॉपर्टी है उसकी, उस चेंज को अपोज करने की, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपने अंदर से जाने वाले करंट को रोकना, रेजिस्ट करना। वो भी एक तरह से क्या, इनर्शिया फैक्टर ही है कि हम अपने अंदर से किसी चीज को नहीं जाने दे रहा। वो इंडक्टेंस भी उसी तरीके से। कैपेसिटर क्या थी? चार्ज को स्टोर करना। वो भी चार्ज को रोक रहा है कि नहीं आगे नहीं जाने देना, यहीं रोक लूंगा मैं, तो वो भी चार्ज को स्टोर करने, वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंस थी, बट तरीका अलग था। इंडक्टेंस भी एक तरीके से रेजिस्ट कर रहा है किसी चेंज को, तरीका अलग है, और रेजिस्टेंस तो है ही। ठीक है, तो याद रखना, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस, तीनों मिला जुला के काम एक ही जैसा करते हैं। अपना अपना मेथड अलग है, अपना अपना फंक्शनैलिटी अलग रहेगी इसकी। ये समझ में आ गया यहां तक? अब आता है बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बहुत सीधा सा आसान सा टॉपिक है, देखना जरा सा। सोलेनॉइड सबको पता है क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट,
बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ये हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में निकाला था। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलिनॉइड, म्यू नॉट एन बाई एल, म्यू नॉट हमारे को पता है क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एल लेंथ, निकाला था कि नहीं। L length of solenoid, n number of turns in the solenoid. Now magnetic flux through each turn of the coil. Magnetic flux का फॉर्मूला क्या होता है, B into area of each turn, mu naught times n I by L into A। ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मुझे निकालना तो जो B की वैल्यू थी उसको A से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रज्ञा बच्चा पता चल रहा है। अब टोटल फ्लक्स विल लिंक विद द कॉइल क्या आएगा, टोटल फ्लक्स में मैं क्या करूं, म्यू नॉट एन आई ए एन बाई एल, ये क्या किया मैंने, ये जो आया है ये पर यूनिट पर टर्न है, अगर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये किसके साथ था बच्चा, जो एक टर्न के साथ लिंक था। अगर मैंने ये टोटल के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फ्लक्स आ गया। अब जो फ्लक्स है वो तो अभी हमने देखा था, वो तो एल आई के इक्वल होता है, तो मैं फाई को अगर एल आई सब्सटीट्यूट करूं तो आई से आई कट जाएगा कि नहीं, हाँ जी, आई और आई कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहां से एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल आ गई कि नहीं। बात समझ में आई है बच्चे सबको, जो एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये पता चला कैसे आया, करंट से करंट कैंसिल आउट हुआ तो जो बचा वो हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर मीडियम, अगर म्यू की जगह मैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख दूंगा बस, ये मीडियम के लिए आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत, ये समझ में आया बच्चे, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करके रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुपिंग ऑफ सेल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे।